साथियों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, मूर्ति में आस्था का रहस्य ये है, मूर्ति में आस्था का रहस्य ये है कि आप उस एक चीज से विजन ऑफ डिविनिटी डेवलप करते हैं। मेरी कामना है कि जेएनयू में लगी स्वामी जी की ये प्रतिमा सभी को प्रेरित करे, ऊर्जा से भरे। ये प्रतिमा वो साहस दे, करेज दे, जिसे स्वामी विवेकानंद जी प्रत्येक व्यक्ति में देखना चाहते थे। ये प्रतिमा वो करुणा भाव सिखाएं, कंपैशन सिखाएं, जो स्वामी जी के दर्शन का मुख्य आधार है। ये प्रतिमा हमें राष्ट्र के प्रति अगाध समर्पण सिखाएं, प्रेम सिखाएं, इंटेंस लव फॉर आवर कंट्री, जो स्वामी जी के जीवन का सर्वोच्च संदेश है। ये प्रतिमा देश को विजन ऑफ वननेस के लिए प्रेरित करे, जो स्वामी जी के चिंतन की प्रेरणा रहा है। ये प्रतिमा देश को यूथ लेड डेवलपमेंट के विजन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, जो स्वामी जी की अपेक्षा रही है। ये प्रतिमा हमें स्वामी जी के सशक्त समृद्ध भारत के सपने को साकार करने की प्रेरणा देती रहे। साथियों, ये सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है, बल्कि ये उस विचार की ऊंचाई का प्रतीक है, जिसके बल पर एक सन्यासी ने पूरी दुनिया को भारत का परिचय दिया। उनके पास वेदांत का अगाध ज्ञान था, उनके पास एक विजन था। वो जानते थे कि भारत दुनिया को क्या दे सकता है। वो भारत के विश्व बंधुत्व के संदेश को लेकर दुनिया में गए। भारत के सांस्कृतिक वैभव को, विचारों को, परंपराओं को उन्होंने दुनिया के सामने रखा, गौरवपूर्ण तरीके से रखा। आप सोच सकते हैं, जब चारों तरफ निराशा थी, हताशा थी, गुलामी के बोझ में दबे हुए थे हम लोग, तब स्वामी जी ने अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी में कहा था, और ये पिछली शताब्दी के प्रारंभ में कहा था। उन्होंने क्या कहा था? मिशिगन यूनिवर्सिटी में भारत का एक सन्यासी घोषणा भी करता है, दर्शन भी दिखाता है। वो कहते हैं, यह शताब्दी आपकी है। यानी पिछली शताब्दी के प्रारंभ में उनके शब्द हैं, ये शताब्दी आपकी है, लेकिन 21वीं शताब्दी निश्चित ही भारत की होगी। पिछली शताब्दी में उनके शब्द सही निकले हैं, इस शताब्दी में उनके शब्दों को सही करना ये हम सबका दायित्व है।
भारतीयों के उसी आत्मविश्वास, उसी जज्बे को ये प्रतिमा समेटे हुए है। ये प्रतिमा उस ज्योति पुंज का दर्शन है जिसने गुलामी के लंबे कालखंड में खुद को, अपने सामर्थ्य को, अपनी पहचान को भूल रहे भारत को जगाया था, जगाने का काम किया था। भारत में नई चेतना का संचार किया था। साथियों, आज देश आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य और संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आज आत्मनिर्भर भारत का विचार 130 करोड़ से अधिक भारतीयों के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का, हमारी एस्पिरेशंस का हिस्सा बन चुका है। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो लक्ष्य सिर्फ फिजिकल या मटेरियल सेल्फ रिलायंस तक ही सीमित नहीं है। आत्मनिर्भरता का अर्थ भी व्यापक है, दायरा भी व्यापक है, उसमें गहराई भी है, उसमें ऊंचाई भी है। आत्मनिर्भर राष्ट्र तभी बनता है जब संसाधनों के साथ साथ सोच और संस्कारों में भी वो आत्मनिर्भर बने। विदेश में एक बार किसी ने स्वामी जी से पूछा था कि आप ऐसा पहनावा क्यों नहीं पहनते जिससे आप जेंटलमैन लगे। इस पर स्वामी जी ने जो जवाब दिया वो भारत के आत्मविश्वास, भारत के मूल्यों की गहराई को दिखाता है। बड़ी विनम्रता के साथ उन सज्जन को स्वामी जी ने जवाब दिया कि आपके कल्चर में एक टेलर जेंटलमैन बनाता है, लेकिन हमारे कल्चर में कैरेक्टर तय करता है कि कौन जेंटलमैन है। आत्मनिर्भर सोच और संस्कारों का निर्णय ये कैंपस बनाते हैं, आप जैसे युवा साथी बनाते हैं। साथियों, देश का युवा ही दुनिया भर में ब्रांड इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर्स है। हमारे युवा भारत के कल्चर और ट्रेडिशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए आपसे अपेक्षा सिर्फ भारत की पुरातन पहचान पर गर्व करने भर की ही नहीं है, बल्कि 21वीं सदी में भारत की नई पहचान गढ़ने की भी है। अतीत में हमने दुनिया को क्या दिया, ये याद रखना और ये बताना हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इसी आत्मविश्वास के बल पर हमें भविष्य पर काम करना है। भारत 21वीं सदी की दुनिया में क्या कंट्रीब्यूट करेगा, इसके लिए इनोवेट करना हम सभी का दायित्व है। साथियों, हमारे युवा साथी जो देश की पॉलिसी और प्लानिंग की अहम कड़ी है, उनके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा
कि भारत की आत्मनिर्भरता का मतलब क्या खुद में ही रमने का है क्या? अपने में ही मगन रहने का है क्या? तो इसका जवाब भी हमें स्वामी विवेकानंद जी के विचारों में मिलेगा। स्वामी जी से एक बार किसी ने पूछा, क्या संतों को अपने ही देश के बजाय सभी देशों को अपना नहीं मानना चाहिए? इस पर स्वामी जी ने सहज ही जवाब दिया कि वो व्यक्ति जो अपनी मां को स्नेह और सहारा न दे पाए, वो दूसरों की माताओं की चिंता कैसे कर सकता है? इसलिए हमारी आत्मनिर्भरता पूरी मानवता के भले के लिए है और हम ये करके दिखा रहे हैं। जब जब भारत का सामर्थ्य बढ़ा है, तब तब उससे दुनिया को लाभ हुआ है। भारत की आत्मनिर्भरता में आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना जुड़ी हुई है। पूरे संसार के कल्याण की सोच जुड़ी हुई है। साथियों, आज हर सेक्टर में किए जा रहे अभूतपूर्व सुधार आत्मनिर्भरता की भावना से किए जा रहे हैं। देश की जनता ने वोट के माध्यम से इन रिफॉर्म्स को समर्थन भी दिया है। आप सभी तो जेएनयू में भारत की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का गंभीरता से विश्लेषण करते रहते हैं। आपसे बेहतर ये कौन जानता है कि भारत में रिफॉर्म्स को लेकर क्या क्या बातें होती थी? क्या ये सच नहीं है? क्या भारत में गुड रिफॉर्म्स को बैड पॉलिटिक्स नहीं माना जाता था? तो फिर गुड रिफॉर्म्स गुड पॉलिटिक्स कैसे हो गए? इसको लेकर आप जेएनयू के साथी जरूर रिसर्च करें। लेकिन अनुभव के आधार पर मैं एक पहलू आपके सामने जरूर रखूंगा। आज सिस्टम में जितने रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उनके पीछे भारत को हर प्रकार से बेहतर बनाने का संकल्प है। आज हो रहे रिफॉर्म्स के साथ नियत और निष्ठा पवित्र हैं। आज जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उससे पहले एक सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है। इस कवच का सबसे बड़ा आधार है विश्वास, भरोसा। अब जैसे प्रो फार्मर रिफॉर्म्स, उसी की बात कर लें। किसान दशकों तक सिर्फ राजनीतिक चर्चा का ही विषय रहा। जमीन पर उसके हित में कदम सीमित ही थे। बीते 5-6 सालों में हमने किसानों के लिए एक सुरक्षा तंत्र विकसित किया। सिंचाई का बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मंडियों के आधुनिकीकरण पर निवेश हो, यूरिया की उपलब्धता हो, सॉइल हेल्थ कार्ड हो, बेहतर बीज हो, फसल बीमा हो, लागत का 1.5 गुना एमएसपी हो, ऑनलाइन मार्केट की व्यवस्था ई-नाम हो और पीएम सम्मान निधि से
सीधी मदद हो। बीते सालों में एमएसपी को भी अनेक बार बढ़ाया गया और किसानों से रिकॉर्ड खरीद भी की गई है। किसानों के इर्द गिर्द जब ये सुरक्षा कवच बन गया, जब उनमें विश्वास जागा, तब जाकर के एग्रो रिफॉर्म्स को हमने आगे बढ़ाया। पहले किसानों की अपेक्षाओं पर काम किया गया और अब किसानों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए काम किया जा रहा है। अब किसानों को पारंपरिक साधनों से ज्यादा विकल्प बाजार में मिल रहे हैं। जब विकल्प ज्यादा मिलते हैं तो खरीदारों में कंपटीशन भी बढ़ रहा है, जिसका सीधा लाभ किसान को मिलने वाला है। रिफॉर्म्स के कारण अब किसान उत्पादक संघ यानी एफपीओज के माध्यम से किसानों के सीधे एक्सपोर्टर्स बनने का भी रास्ता साफ हुआ है। साथियों, किसानों के साथ साथ गरीबों के हित में किए गए रिफॉर्म्स के मामले में यही रास्ता अपनाया जा रहा है। हमारे यहां लंबे समय तक गरीब को सिर्फ नारों में ही रखा गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि देश के गरीब को कभी सिस्टम से जोड़ने की चेष्टा ही नहीं हुई। जो सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड था वो गरीब था, जो सबसे ज्यादा अनकनेक्टेड था वो गरीब था, जो सबसे ज्यादा फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड था वो गरीब था। अब गरीबों को अपना पक्का घर, टॉयलेट, बिजली, गैस, साफ पीने का पानी, डिजिटल बैंकिंग, सस्ती मोबाइल कनेक्टिविटी और तेज इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा जैसे अन्य नागरिकों को मिल रही है, गरीबों तक भी पहुंच रही है। ये गरीब के इर्द गिर्द बुना गया वो सुरक्षा कवच है जो उसकी आकांक्षाओं की उड़ान के लिए जरूरी है। साथियों, एक और रिफॉर्म जो सीधे आपको जेएनयू जैसे देश के कैंपसेस को प्रभावित करता है, वो है नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की कोर वैल्यूज ही कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन और कैरेक्टर से भरे युवा भारत का निर्माण करना है। यही स्वामी जी का भी विजन था। वो चाहते थे कि भारत में शिक्षा ऐसी हो जो आत्मविश्वास दे, उसको हर प्रकार से आत्मनिर्भर बनाए। जीवन के 2-2.5 दशक के बाद युवा साथियों को जो हौसला मिलता है वो स्कूली जीवन की शुरुआत में ही क्यों ना मिले। किताबी ज्ञान तक, स्ट्रीम्स की बंदिशों तक, मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा, तब तक ही युवा ऊर्जा को क्या बांध करके रखा जाए। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को उसका फोकस इसी बात पर सबसे अधिक है। इंक्लूजन नई एनईपी के मूल में है। भाषा सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है, ज्ञान का पैमाना नहीं। ये इस एनईपी की भावना है। गरीब से गरीब को, देश की बेटियों को उनकी जरूरत, उनकी सुविधा के अनुसार बेहतर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिले, ये इसमें
सुनिश्चित किया गया है। साथियों, रिफॉर्म्स का निर्णय करना ही अपने आप में काफी नहीं होता। उनको जिस प्रकार से हम अपने जीवन में उतारते हैं, ये सबसे अहम होता है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, उससे हमारी शिक्षा व्यवस्था में सार्थक बदलाव भी तभी तेजी से आएगा जब हम आप सभी साथी ईमानदारी से प्रयास करेंगे। विशेष तौर पर हमारे शिक्षक वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग पर इसका सबसे ज्यादा दायित्व है। वैसे साथियों, जेएनयू के इस कैंपस में एक बेहद लोकप्रिय जगह है। कौन सी जगह है वो? साबरमती ढाबा, है ना? और वहां पर कितनों का खाता चल रहा है? मैंने सुना है कि आप लोग क्लास के बाद इस ढाबे पर जाते हैं और चाय पराठे के साथ डिबेट करते हैं, आइडियाज एक्सचेंज करते हैं। और वैसे भी पेट भरा हो तो डिबेट में भी जरा मजा आता है। आज तक आपके आइडियाज की, डिबेट की, डिस्कशन की जो भूख साबरमती ढाबे में मिटती थी, अब आपके लिए स्वामी जी की इस प्रतिमा की छत्र छाया में एक और जगह मिल गई है। साथियों, किसी एक बात जिसने हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, वो है राष्ट्रहित से ज्यादा प्राथमिकता अपनी विचारधारा को देना। क्योंकि मेरी विचारधारा ये कहती है, इसलिए देश हित के मामलों में भी मैं इसी सांचे में सोचूंगा, इसी दायरे में काम करूंगा। ये रास्ता सही नहीं है दोस्तों, ये गलत है। आज हर कोई अपनी विचारधारा पर गर्व करता है, ये स्वाभाविक भी है। लेकिन फिर भी हमारी विचारधारा राष्ट्रहित के विषयों में राष्ट्र के साथ नजर आनी चाहिए, राष्ट्र के खिलाफ कतई नहीं। आप देश के इतिहास में देखिए, जब जब देश के सामने कोई कठिन समस्या आई है, हर विचारधारा के लोग राष्ट्रहित में एक साथ आए हैं। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हर विचारधारा के लोग एक साथ आए थे। उन्होंने देश के लिए एक साथ संघर्ष किया था। ऐसा नहीं था कि बापू के नेतृत्व में किसी व्यक्ति को अपनी विचारधारा छोड़नी पड़ी हो। उस समय परिस्थिति ऐसी थी तो हर किसी ने देश के लिए एक कॉमन कॉज को प्राथमिकता दी। आप इमरजेंसी को याद करिए, इमरजेंसी के दौरान भी देश ने यही एकजुटता देखी थी। और मुझे तो उस आंदोलन का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला था। मैंने सारी चीजों को खुद देखा था, अनुभव किया था, मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं। इमरजेंसी के खिलाफ उस आंदोलन में कांग्रेस के पूर्व नेता और कार्यकर्ता भी थे, आरएसएस के स्वयंसेवक और जनसंघ के लोग भी थे, समाजवादी लोग भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, जेएनयू से जुड़े कितने ही लोग थे जिन्होंने एक साथ आकर इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष किया था। इस एकजुटता में, इस लड़ाई में भी किसी को अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करना पड़ा था। बस उद्देश्य एक ही था, राष्ट्रहित। और ये उद्देश्य ही
सबसे बड़ा था। इसलिए साथियों, जब राष्ट्र की एकता, अखंडता और राष्ट्रहित का प्रश्न हो तो अपनी विचारधारा के बोझ तले दबकर फैसला लेने से देश का नुकसान ही होता है। हां, मैं मानता हूं कि स्वार्थ का लिए, अवसरवाद के लिए अपनी विचारधारा से समझौता करना भी उतना ही गलत है। इस इंफॉर्मेशन एज में अब इस तरह का अवसरवाद सफल नहीं होता और हम बिल्कुल रोजमर्रा की जिंदगी में आजकल इन चीजों को बड़ी बारीकी से देख भी पा रहे हैं। हमें अवसरवाद से दूर लेकिन एक स्वस्थ संवाद को लोकतंत्र में जिंदा रखना है। साथियों, आपके यहां तो आपके हॉस्टल्स के नाम भी गंगा, साबरमती, गोदावरी, ताप्ती, कावेरी, नर्मदा, झेलम, सतलुज जैसी नदियों के नाम पर है। इन नदियों की तरह ही आप सभी देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, अलग अलग विचार लेकर आते हैं और यहां मिलते हैं। आइडियाज की इस शेयरिंग को, नए नए विचारों के इस प्रवाह को अविरल बनाए रखना है, कभी सूखने नहीं देना है। हमारा देश वो महान भूमि है जहां अलग अलग बौद्धिक विचारों के बीच अंकुरित होते रहे हैं, विकसित होते रहे हैं और फलते भी हैं, फूलते भी हैं। इस परंपरा को मजबूत करना आप जैसे युवाओं के लिए तो खास तौर पर बहुत आवश्यक है। इसी परंपरा के कारण भारत दुनिया का सबसे वाइब्रेंट लोकतंत्र है। मैं चाहता हूं कि हमारा देश का युवा कभी भी किसी भी स्टेटस को ऐसे ही एक्सेप्ट न करे। कोई ये कह रहा है इसलिए सही मान लो, ये नहीं होना चाहिए। आप तर्क करिए, बात करिए, विवाद करिए, स्वस्थ चर्चा करिए, मनन मंथन करिए, संवाद और फिर किसी परिणाम पर पहुंचिए। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कभी स्टेटस को स्वीकार नहीं किया था। और हां, एक चीज जिस पर मैं खास तौर पर बात करना चाहता हूं और वो है ह्यूमर, आपस में हंसी मजाक। ये बहुत बड़ा लुब्रिकेटिंग फोर्स है। अपने भीतर स्पिरिट ऑफ ह्यूमर को जरूर जिंदा रखिए। कभी कभी तो मैं कई नौजवानों को देखता हूं जैसे इतने बोझ नीचे दबे हुए होते हैं, जैसे सारा पूरी दुनिया का बोझ उनके सर पे है। कई बार हम अपनी कैंपस लाइफ में, पढ़ाई में, कैंपस पॉलिटिक्स में ह्यूमर को ही भूल जाते हैं। इसलिए हमें इसे बचाकर रखना है। अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को खोने नहीं देना है। युवा साथियों, छात्र जीवन खुद को पहचानने के लिए एक बहुत उत्तम अवसर होता है। खुद को पहचानना ये जीवन की बहुत अहम आवश्यकता भी होती है। मैं चाहूंगा इसका भरपूर उपयोग कीजिए। जेएनयू कैंपस में लगी स्वामी जी की प्रतिमा राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र जागरण के प्रति यहां आने वाले हर युवा को प्रेरित करती रहे। इसी कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब सफल होइए, स्वस्थ रहिए, आने वाले दिनों के पर्वों को धूमधाम से मनाइए। अपने परिजन जो यहां रहते हैं उनको भी ये संतोष हो कि आप भी दिवाली के माहौल में
उसी खुशी मिजाज से काम कर रहे हैं। यही अपेक्षा के साथ मेरी तरफ से आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।